ठीक है, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देख रहे थे। मैग्नीट्यूड तो निकालेंगे कैसे होता है, डायरेक्शन बेसिकली देख रहे थे कैसे होता है। तो दो चीज ध्यान दिए थे हम लोग कि जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, अलोंग द स्ट्रिंग होता है। डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग along the द स्ट्रिंग होता है और हमेशा पुलिंग नेचर का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए थे, एक दो एग्जाम्पल दिए थे हम लोग कि मान लो सिंपल इस तरह से रहेगा। तो टेंशन फोर्स इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरह से मैंने बोला था कि मान लो कि पुली लगा हुआ हो, किसने पूछा भी था कि पुली क्या होता है सर, तो अब पता हो गया होगा पुली क्या होता है। मान लो कि पुली पे इस तरह से दो ब्लॉक लटका हुआ हो, ठीक है, एक मान लेते हैं M1, एक मान लेते हैं कि M2। अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग एंड पुलिंग नेचर का होगा। तो पुल कैसे करेगा, ऊपर की ओर। इस पॉइंट पे देखोगे तो कैसा होगा टेंशन, अलोंग द स्ट्रिंग नीचे की ओर, पुलिंग नेचर का। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे नीचे की ओर होगा। अगर ये स्ट्रिंग अलग हो गया तो टेंशन अब क्या होगा, अलग हो जाएगा। कब कल बताए थे, जो भी स्ट्रिंग है मासलेस स्ट्रिंग है। अब मासलेस स्ट्रिंग में एक चीज खास बात होती है कि टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होता है, सेम होता है। टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होगा, सेम होगा। अगर एक ही स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, सेम स्ट्रिंग था, तो हर जगह टेंशन क्या होगा, टी होगा। यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं कि टी डस है, और इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा अगेन टी डस ही होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, उसी तरह से मान लो कि ऐसा कुछ एग्जांपल देते हैं। बस डायरेक्शन बताना है आपको, किस डायरेक्शन में चीजें टेंशन फोर्स लगेगी। ये मान लेते हैं M2 ब्लॉक है, ये मान लेते हैं कि M1 ब्लॉक है। तो बताओ तो टेंशन फोर्स किधर किधर लगेगा। कौन से पॉइंट पे? सारे पॉइंट बताने हैं। सर सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पहला पॉइंट डाउनवर्ड यहाँ पे, लगे। कौन? यहाँ पे yes, टेंशन फोर्स किधर लगेगा, तो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो पुल्ली पे टेंशन इस यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, यहाँ पे yes, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। यहाँ पे देखोगे तो टेंशन क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में नीचे की ओर लग रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टेंशन यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा। अब ये क्या है, टेंशन हर जगह पर क्या होगा, सेम होगा, इसलिए टीटी लिखा हमने, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रिंग क्या हो गया, चेंज हो गया है, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं टी डैश बोल देते हैं। आप T1 T2 कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, हम टी और टी डैश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मान लो कि इस तरह से रहे, बस डायरेक्शन बताना है आपको। अपने कॉपी में डायग्राम ड्रॉ करके सारे टेंशन का डायरेक्शन बताओ किधर किधर होगा। सपोज दैट पुल्ली ए है, ये पुल्ली क्या है, बी है, इसको मान लेते हैं हम लोग M1, इसको मान लेते हैं हम लोग M2। तो बताओ हर पॉइंट पे टेंशन किधर किधर होगा। यहाँ पे टेंशन क्या होगा, तो यहाँ पे टेंशन नीचे की ओर। यहाँ पे टेंशन क्या होगा, यहाँ पे टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो टेंशन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस ब्लॉक पे देखोगे तो इस ब्लॉक पर टेंशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग क्या है, सेम है। यहाँ पे एक अलग स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या है, अलग स्ट्रिंग में। इसको हम लोग मानते हैं, एक मान लेते हैं T1 है, ये हो जाएगा T2 और ये स्ट्रिंग अगेन चेंज हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं T3। ठीक है, जैसे जैसे एक स्ट्रिंग रहेगा तो सर क्या रहेगा, टेंशन सेम लास्ट रहेगा। वाले में क्यों नहीं बाने T1 T2 करके? किसमें, वहां भी तो इसमें चेंज हो रहा था। तो नहीं नहीं, माने ना लास्ट। टी और टी डस माने, इस स्ट्रिंग में टेंशन अलग माने। देखो तीन स्ट्रिंग है यहाँ पे,
हाईलाइट करके दिखाते हैं। एक स्ट्रिंग क्या है, ए है, ठीक है। दूसरा स्ट्रिंग क्या है, ए वाला है, ठीक है। और तीसरा स्ट्रिंग क्या है, ए है। तीन अलग अलग स्ट्रिंग है, तीनों में टेंशन हम लोग अलग अलग मान लिए, T1 T2 एंड T3। कोई दिक्कत? सर 3 क्यों माने, 5 क्यों नहीं माने इसमें, क्योंकि 5 दिख रहा है ना डायग्राम में। पांच क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो सेम स्ट्रिंग है ना, एक पुल्ली के ऊपर से गया है, अच्छा हाँ ठीक है। पुल्ली के ऊपर से गया है स्ट्रिंग, ठीक है। यही स्ट्रिंग यहाँ से ऐसा जाके ऐसा आया है, ठीक है। सेम स्ट्रिंग है, पुल्ली के ऊपर से सेम रस्सी जा रही है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्ट्रिंग क्या है, सेम है। यहाँ से यहाँ तक पूरा ओके स्ट्रिंग सर। क्या है, सेम है, ठीक है। तो हर जगह पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। टेंशन के बाद हम लोग आते हैं नॉर्मल फोर्स। ये भी बहुत यूज होगा यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जैसे नाम से पता चल रहा है क्या है, नॉर्मल होता है। कब लगता है, तो कोई भी दो सरफेस अगर कांटेक्ट में रहेंगे, दो भी कोई सरफेस अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो एक फोर्स लगता है कांटेक्ट सरफेस के बीच में, जिनको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। जैसे मान लो कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक मान लो कि बुक रखा हुआ है, तो क्या करेगा बुक, बुक क्या करेगा, नीचे की ओर एक फोर्स लगाएगा टेबल पे, नीचे की ओर एक फोर्स लगाएगा टेबल पे, और टेबल क्या करेगा, तो बुक पे एक फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। बुक पे एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सर क्या एवरी हर ऑब्जेक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लगेगा कि सिर्फ नॉन लिविंग हाँ पे? बताते हैं, रुको तो बताते हैं। नॉन लिविंग का लिविंग से कोई मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट होता है मेरा, ठीक है। पूरा सुन लो पहले, ठीक है। मान लो कि आप एक टेबल पे ऐसे बुक रख रखे हो, तो बेसिकली क्या है, बुक रेस्ट में है, बेसिकली क्या है, रेस्ट में है। तो अगर आप बुक पे देखोगे तो बुक पे एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। नीचे नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा है। लेकिन ब्लॉक मूव क्यों नहीं कर रहा, इस ब्लॉक पे देखोगे आप, ठीक है। इस ब्लॉक पे अगर एनालिसिस करोगे तो इस ब्लॉक पर नीचे mg के फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसका मास अगर m है, mg का फोर्स लग रहा होगा। ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है। इसका मतलब कोई ना कोई अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन लगाएगा, तो ये जो टेबल रखा हुआ है इस ब्लॉक पे क्या करेगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर। उसी तरह से जो ब्लॉक, ये जो टेबल है, टेबल पे जो ब्लॉक है रखा हुआ है, तो क्या करेगा, एक फोर्स के साथ इसको पुश करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो पुशिंग वाला जो फोर्स है, एक क्या है, बेसिकली नॉर्मल फोर्स है। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है हमेशा दो सरफेस के बीच में लगता है, जब सरफेस क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। जब सरफेस दूसरे को क्या करते हैं, पुश करते हैं। मान लो पुश नहीं कर रहा होगा तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। कैसे, सपोज दैट मान लो कि एक ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, ध्यान से देखना। ये ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, इसके बगल में जस्ट आपने क्या किया, सटा के एक ब्लॉक रख दिया, जो सटा के क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया। तो अब जो मान लो कि इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है। तो मान लो कि इसको इस तरह से रख दिया, तो m1 क्या करेगा, अपने वेट के कारण इस सरफेस को नीचे की ओर पुश करेगा, ठीक है। m2 भी क्या करेगा, अपने वेट के कारण नीचे की ओर पुश करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। लेकिन इस दोनों सरफेस के बीच में, ये दोनों सरफेस भी कांटेक्ट में है, ये वाला जो सरफेस है ये भी क्या है, दोनों कांटेक्ट में है। लेकिन m1 m2 को पुश कर रहा है क्या, अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पुश कर रहा है क्या। अगर इसको एक्सिस को बाई डायरेक्शन मानेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं क्या, एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जब तक दो सरफेस एक दूसरे को पुश नहीं करेंगे, जब तक नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। उसी मान लो कि इसी सरफेस को क्या करते हैं, हम इस तरह से पुश करते हैं, ठीक है। दो ब्लॉक था, एक तो क्या करते हैं हम लोग, सपोज दैट फोर्स एफ से इधर से भी, एक मान लो कि सेम फोर्स से इधर से भी क्या करते हैं हम लोग, पुश करते हैं। तब होता, अब कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स यहाँ पे आता, जीरो नहीं आता, कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स यहाँ पे आता। क्यों, क्योंकि अब जो सरफेस है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी नॉर्मल आएगा,
कुछ मान लेते हैं एन डैश मान लेते हैं, यहाँ भी नॉर्मल आएगा, ठीक है, अलग अलग टाइप का नॉर्मल आएगा, ठीक है, सबकी वैल्यू सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी, देखेंगे आगे मैनेजमेंट में कैसे होता है, लेकिन बस अपने को डायरेक्शन देखना, नॉर्मल फोर्स समझना है क्या है। तो जब भी दो सरफेस क्या करता है, एक दूसरे को पुश करता है, तो एक नॉर्मल फोर्स जनरेट होता है। जब तक पुशिंग नहीं होगा, जब तक नॉर्मल फोर्स जनरेट नहीं होगा। जैसे इस केस में, इस डायरेक्शन में इस दोनों सरफेस पे कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सरफेस कांटेक्ट में नहीं है। तो नॉर्मल फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये म्यूचुअल पुशिंग फोर्स है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स क्या है, म्यूचुअल पुशिंग फोर्स, म्यूचुअल पुशिंग फोर्स म्यूचुअल पुशिंग फोर्स, अरे यार, बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। और लगता किसे है, म्यूचुअल पुशिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड acting along common perpendicular बात समझ में आए। जब भी जो नॉर्मल फोर्स होगा, नाम से पता चल रहा है नॉर्मल है, तो हमेशा लगेगा कैसे, तो परपेंडिकुलर सरफेस, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। जैसे एग्जांपल एक और देते हैं, मान लो कि इस तरह से इंक्लाइन सरफेस है, इसके ऊपर मान लो कि एक ब्लॉक रखा हो इस तरह से, ठीक है, मान लो इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, तो कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है, ये हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलरली, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। एक सरफेस इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, ये जो ब्लॉक है टेबल पे नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, नीचे की ओर लगाएगा, ठीक है। क्यों लगाएगा, क्योंकि ये टेबल क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ वेट से इसको क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा इसको। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे mg इधर लग रहा था, ठीक है, mg का कंपोनेंट इधर आएगा, उस कंपोनेंट से क्या कर रहा होगा, ये जो इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है उसको पुश कर रहा होगा, इसलिए नॉर्मल फोर्स क्या हुआ यहाँ पे, जनरेट हुआ, ठीक है। दो कांटेक्ट अगर सरफेस में है, ठीक है, दो कांटेक्ट सरफेस में है, सॉरी दो सरफेस अगर कांटेक्ट में है और एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक फोर्स जनरेट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो कि इस तरह से कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पूछे कि नॉर्मल फोर्स किधर होगा, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है, इस पे जो नॉर्मल डालेंगे कैसा होगा, तो जो इसके सेंटर से जा रही होगी लाइन, वो क्या होती है, इस पे नॉर्मल होती है, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक पे जो नॉर्मल लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ब्लॉक जो सरफेस पे लगाएगा नॉर्मल, वो लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये पता ना सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, कोई भी कर्व पाथ है, सर्कुलर पाथ है, तो इस पे किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालते हो और उस पे एक नॉर्मल डालते हो, तो कहां से जाता है वो, सेंटर से जाता है, तो जो सेंटर से लाइन मिलाएगा उसी के अलोंग क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। हमेशा जो कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा उसके परपेंडिकुलर क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। और नॉर्मल फोर्स जो हमेशा रिपल्सिव इन नेचर होता है, ठीक है, इसको हम लोग रिपल्सिव फोर्स भी बोल सकते हैं, रिपल्सिव नेचर होता है इसका, ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस था, जो कॉन्टैक्ट फोर्स कर रहा था ऊपर की ओर क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, तो रिपेल करने की कोशिश कर रहा है, तो हमेशा जो फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, वो क्या होता है, रिपेलिंग नेचर का होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, निपेरियल नेचर का होता है। एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट इस तरह से मान लो कि एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक रॉड रखा हुआ है, तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स होगा किधर किधर लगेगा, इस पॉइंट पे किधर लगेगा और इस पॉइंट पे किधर लगेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखोगे तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे देखोगे तो नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में,
दोनों अलग अलग होंगे, N1 N2 मान लेते हैं, तो नॉर्मल फोर्स क्या लेंगे, अलग अलग इस तरह से लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, ये सब आते रहेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख देते हैं। एक ब्लॉक के ऊपर मान लो कि इसका मान लो मास m1 है, इसका मान लो मास m2 है, इसका मास मान लो कि m3 है। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे नॉर्मल रहेगा? इस सरफेस पे देखोगे तो नॉर्मल क्या लगेगा, इस सरफेस पे नॉर्मल क्या लगेगा, ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे एक और नॉर्मल रहेगा ऊपर की ओर। ठीक है, इस सरफेस पे जो नॉर्मल होगा क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, इस सरफेस पे जो नॉर्मल होगा, इस ब्लॉक पे देखोगे तो नॉर्मल क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल दिखेगा किसे लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल लगेगा किसे लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। अगर N1 की बात करें तो N1 नॉर्मल कौन लगा रहा होगा, तो यहाँ पे जो मान लो कि टेबल पे रखा है, टेबल फोर्स लगा रहा होगा N1 किस पे, M1 पे। ठीक है, ये जो N2 है ये किस पे लग रहा है, तो लग रहा है M2 पे, और लगा कौन रहा है, तो M1 और M2 का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है M1 लगा रहा है M2 पे। ये जो नॉर्मल फोर्स है कौन लगा रहा है, तो M1 लगा रहा है M2 पे। उसी तरह से अगर N3 देखोगे, N3 जो नॉर्मल फोर्स है वो कौन लगा रहा है, तो M2 लगा रहा है किस पे, M3 पे। ठीक है, अगर अलग अलग करके देखें हम लोग, ठीक है, अलग अलग सिस्टम बनाए, तो ये जो M2 M3 है, इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, कौन सा, N3 लग रहा है। कौन लगा रहा है, तो M2 ब्लॉक लगा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग M2 देखते हैं, अगर हम लोग M2 देखते हैं, इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, N2 लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में N2 लग रहा है। अब इस पे और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नॉर्मल फोर्स? अब देखो N1 जो M3 है वो भी क्या करेगा, M3 क्या करेगा, नीचे की ओर इसको पुश करेगा, नीचे की ओर क्या करेगा, पुश करेगा। तो इस पे एक और फोर्स लगेगा नीचे की ओर, जो कि क्या है, N3 है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल खाली अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड लगेगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल हमेशा क्या लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में लगेगा। और आपको थोड़ा बहुत पता है न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सब बाद में देखेंगे भी, न्यूटन थर्ड लॉ भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बताता हूँ जस्ट कि आपको पता है कि आप अगर किसी एक को थप्पड़ मारते हो तो वो भी क्या करता है, उतने फोर्स से आपको थप्पड़ मारता है ना। यानी मान लो कि आप इस सरफेस को अगर F फोर्स से पुश कर रहे हो, ठीक है, तो इस सरफेस भी क्या करता है, आपको उतना ही फोर्स से पुश करता है। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ पे जो M3 था, M3 क्या करेगा, M2 को पुश करेगा। M3 क्या करेगा, M2 को नीचे की ओर पुश करेगा M3G से। ठीक है, वेट फोर्स से क्या करेगा, नीचे की ओर पुश करेगा। तो M3 भी क्या करता है, उसी का रिएक्शन क्या देता है, N3 देता है। ठीक है, जो M3 का जो वेट फोर्स है जो M2 पे लग रहा है, उसी का बेसिकली रिएक्शन क्या है, नॉर्मल फोर्स N3 है। उसका नॉर्मल फोर्स क्या है, N3 है। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे जाके। तो ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया? सर एक डाउट है सर। हाँ, डॉट पूछो ना। सर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स दे रहे हैं हम n न्यूटन मतलब n दे रहे हैं, ठीक है, हाँ, और वो भी जब -n लगा रहा तो दोनों तो फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर यानी वो ऑब्जेक्ट वहीं रह जाएगा। ज्यादा इसलिए नहीं बताया है कि कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए। जैसे कि आप जब न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो क्या है, हमेशा अपोजिट बॉडी पे लगता है। मतलब कि मान लो कि इसको डिटेल में बताते हैं, इसी चीज को ध्यान से देखना, वापस से बताते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ठीक है, आगे हम लोग का टॉपिक वही था। जैसे मान लो कि हम लोग एक एक करके सारा ब्लॉक लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं M3 लेते हैं। ठीक है, मैंने M3 लेते हैं। M3 पे अगर आप देखोगे, M3 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक मिनट। हेलो, अच्छा हाँ, कहाँ पे आप?
हेलो। हाँ, हम करें कि एक एक करके देखते हैं तीनों पे कैसे कैसे फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर हम M3 देखेंगे तो सिर्फ M3 का आप ध्यान हटा दो। अब M3 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg यानी M3g लगेगा। वेट फोर्स तो हमेशा लगता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो वेट फोर्स लगेगा जो कितना होगा, M3g के बराबर होगा। अब एक जो फोर्स लगेगा, दूसरा फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, इस सरफेस क्या है, कांटेक्ट में है। M3 जो क्या है, M2 के कांटेक्ट में है, तो क्या करेगा, M3 और M2 के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। जब दो सरफेस क्या है, कांटेक्ट में है और एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि M3 क्या होगा, नीचे जाना चाह रहा होगा ना, वेट फोर्स के कारण। मान लो कुछ सरफेस नहीं होता तो M3 क्या होता, नीचे को जाना चाहता। मान लो इधर कुछ नहीं होता तो M3 क्या होता, नीचे को जाना चाहता। लेकिन यहाँ पे एक सरफेस है जिसके कारण क्या है, इसको रोक रखा है। तो M3G से क्या करेगा, इस सरफेस को नीचे की ओर क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, जो वेट फोर्स है इस सरफेस को क्या करेगा, नीचे की ओर पुश करेगा। तो नीचे वाला जो सरफेस से एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, N3 लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, N3। तो हमारा क्या हो गया, M3 पे लगने वाले सारे फोर्स हो गए। M3 पे नीचे की ओर कितना लग रहा है, तो वेट फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अब हम लोग आते हैं M2 पे। हम लोग आते हैं M2 पे। ठीक है, M2 पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, M2 पे नीचे की ओर लग रहा होगा वेट फोर्स, जिसको हम लोग बोलेंगे M2G। ठीक है, वेट फोर्स लग रहा होगा। अब कौन सा फोर्स लग रहा होगा, हेलो, डोरबेल बजाइए ना, आप खोल देंगे। हाँ हाँ हाँ, सॉरी यार। M2 पे क्या लगेगा, नीचे की ओर क्या लगेगा, वेट फोर्स लगेगा M2G। और क्या होगा, और कौन सा फोर्स लगेगा, तो M2 के ऊपर क्या है, M2 के ऊपर N1 है, डॉट डॉट करके बनाता हूं। M2 के ऊपर क्या है, M1 है। ठीक है, तो M1 क्या करेगा, M1G नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा। M1G क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा। तो इस पे एक और फोर्स लगेगा, इसको M1G ना बोल के हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स लग रहा है। M1G जो फोर्स लगा रहा है, जो इसको पुश कर रहा है, बेसिकली क्या है, उसको M1G लिख सकते हैं या फिर नॉर्मल फोर्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये इक्वेशन क्या बैलेंस करोगे, क्योंकि इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है। अगर यहाँ से देखोगे तो N3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, M3G। N3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, M3G। तो अगर M1 जो है, यहाँ पे M1 जो फोर्स लगा रहा होगा इस पे, नीचे की ओर लगा रहा होगा कितना, M3G से इसको क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा। इस M3G को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स लग रहा होगा, N3 लग रहा होगा। तो जो M1 है नीचे की ओर क्या पुश कर रहा होगा, इसको N3 फोर्स से पुश कर रहा होगा। ठीक है, N3 फोर्स से क्या कर रहा होगा इसको पुश कर रहा होगा। अब जो नीचे वाला सरफेस है, एक और कॉन्टेक्ट सरफेस है M1 के साथ। ठीक है, यहाँ पे M1 के साथ क्या है, कॉन्टेक्ट में है। M1 क्या करेगा, अब M2G क्या करेगा, इसको नीचे की ओर पुश कर रहा है। नीचे की ओर पुश कर रहा है किससे, तो नीचे की ओर पुश कर रहा है M2G प्लस N3 से। तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग जाएगा, जिसको हम लोग बोल लेते हैं N2 बोल लेते हैं। अगर यहां से बैलेंस करोगे तो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो N2 इक्वल टू M2G प्लस N3, या फिर इसको लिख लेंगे हम लोग M2G प्लस M3G। एक बात समझ में आ रही है, ये चीज ध्यान से सुन लो, समझ लो, दिक्कत है पूछ लो। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम लोग M3 पे देखेंगे, सॉरी अब M1 हो गया ना, अगर M1 पे देखेंगे हम लोग, तो नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा M1 पे, तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा M1G। ठीक है, अब इस पे जो ऊपर से फोर्स लग रहा होगा, ऊपर से जो फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा बताओ। अगर N2 इसको, ठीक है, N2 इसको, इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा, इस दोनों सरफेस के बीच में, इस सरफेस इस पे N2 फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या लगाएगा, नीचे की ओर N2 फोर्स लगाएगा। नीचे की ओर क्या लगाएगा,
सिर्फ अगर N2 लिखना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे मान के चलते हैं, इस पे क्या लगेगा, N2 फोर्स लगेगा, नीचे की ओर M1G, ठीक है, इस दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा N2 फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस सरफेस क्या होगा, नीचे की ओर कॉन्टेक्ट में रखा होगा, नीचे की ओर कॉन्टेक्ट में रखा होगा, तो नीचे वाला जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उस पर एक फोर्स लगाएगा, N3 फोर्स लगाएगा। अगर यहां से इक्वेशन बैलेंस करोगे तो N3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 प्लस M1G, और N2 देखोगे तो यहां से आ जाएगा M2G प्लस M3G प्लस M1G, तो कितना आ जाएगा ये, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, M1 प्लस M2 प्लस M3 बाई इंटू G। कैसे किए, समझ में आया कुछ? नॉर्मल फोर्स लगाना आया क्या समझ में, आया क्या? नेटवर्क है तो बता दो, यस सर। पक्का? अगर आप ध्यान से देखोगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे और करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे था आपका M3, यहाँ पे रखा हुआ था आपका M2, और यहाँ पे रखा हुआ था आपका M1, यहाँ पे रखा हुआ था आपका M1। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस सरफेस के बीच में, ठीक है, इस सरफेस के बीच में, तो क्या करेगा, इसको पूरा को सिस्टम मान लेते हैं, एक सिस्टम मान लेते हैं, इसको पूरा को क्या करते हैं हम लोग, एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, पूरा को एक सिस्टम मान लेते हैं। इस पूरे सिस्टम का मास देखोगे तो कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो इस सरफेस को देखोगे तो बेसिकली कैसा हो जाएगा, अगर एक सिस्टम मानते हो तो कैसा हो जाएगा, सपोज एक ब्लॉक, इतना बड़ा ब्लॉक है जिसका मास हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3, और ये क्या कर रहा है, इस सरफेस पे इस तरह से रखा हुआ है। तो सपोज इस सरफेस के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है कितना है, N3 है, इस सरफेस क्या है बीच में, N3 है। तो अगर देखोगे तो नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा, तो M1 प्लस M2 प्लस M3, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, और ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा N3 फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है N3 लग रहा है, तो N3 अगर टेबल ब्लॉक पे लगा रहा है तो ब्लॉक टेबल पे कितना लगा रहा होगा, अगर टेबल का देखोगे तो टेबल पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा नीचे की ओर, उतना ही फोर्स क्या लगा रहा होगा नीचे की ओर। तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं उस पे जो फोर्स लगते हैं क्या लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का लगते हैं। एक कॉन्टैक्ट सरफेस अगर दूसरे पे N फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा, ये न्यूटन थर्ड लॉ से आता है, न्यूटन थर्ड लॉ में डिटेल में बताएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे मान लो कि ये एक्शन किया, इसको क्या किया, M1 प्लस M2 प्लस M3 से क्या किया, नीचे की ओर पुश किया, तो सेम फोर्स से क्या करेगा, उसको वो ऊपर की ओर पुश करेगा, ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये जो नॉर्मल लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अगर ये N3 ऊपर लग रहा है तो N3 क्या करेगा, नीचे लगेगा, N3 क्या करेगा, नीचे लगेगा। एक कॉन्टैक्ट सरफेस अगर दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है, दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस सेम फोर्स लगाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इसका सम जीरो नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं बोलो, क्यों, क्योंकि जो N3 फोर्स है वो क्या लग रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है अपर डायरेक्शन में, और ये जो N3 फोर्स है क्या लग रहा है, टेबल पे लग रहा है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, तो कोई बोल रहा था कि दोनों फोर्स सम जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे लग रहा है, ठीक है, और दूसरा जो नॉर्मल फोर्स है ये क्या लग रहा है, टेबल पे लग रहा है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, ठीक है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। ये ऊपर नॉर्मल उस ब्लॉक पे लग रहा है, और ये नॉर्मल जो है इसका जो रिएक्शन है क्या कर रहा है, टेबल पे लग रहा है। तो दो अलग अलग ब्लॉक पे लग रहा है, तो सम जीरो क्या होगा, अगर एक ही ब्लॉक पे लग रहा हो तो तब ना, एक ही ब्लॉक पे लग रहा हो तब ना, अलग अलग ब्लॉक पे लग रहा है, तो जो अलग अलग ब्लॉक पे रहेगा तो सम हम लोग जीरो नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आया, नॉर्मल फोर्स लगाने के लिए डायरेक्शन, डायरेक्शन समझ में आया कैसे लगाएंगे? यस सर।
पक्का? आगे बढ़ जाए? यस। आगे बढ़ने के बाद मत बोलना कि सर ये समझ में नहीं आया। अभी नहीं आ रहा तो पूछ लो जहां पे नहीं आ रहा। अगला टॉपिक है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफबीडी बोल देते हैं। एफबीडी, एफ से फ्री, बी से बॉडी, डी से डायग्राम। बेसिकली हम लोग ये जो बना रहे थे इसको हम एफबीडी ही बोलते हैं। एफबीडी है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? तो फ्री बॉडी डायग्राम है एक ब्लॉक पे या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एफबीडी बेसिकली क्या है, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, तो एक ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्स आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं एफबीडी। ठीक है, तो क्या है बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। एफबीडी बेसिकली क्या है, एफबीडी है तो रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, या फिर कोई भी बॉडी है एक्टिंग ऑन द बॉडी या फिर ब्लॉक, जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्स को आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, उसी को बोलते हैं हम लोग एफबीडी। एग्जांपल में देता हूं सिंपल सा। ठीक है, सपोज एक इस तरह से मान लो कि एक स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक हमारा इस तरह से हैंग कर रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक हमारा क्या कर रहा है, इस तरह से हैंग कर रहा है। तो पूछे आपसे कि ब्लॉक एम का एफबीडी ड्रॉ करो। एफबीडी ड्रॉ करने का मतलब क्या होगा, तो ब्लॉक एम को एज ए पॉइंट मान के, ब्लॉक एम को एज ए पॉइंट मान के इस पे लगने वाले सारे फोर्स हम लोग दिखा देंगे। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इस पे फोर्स लग रहा है, इसके पास मास है तो इसके नीचे फोर्स लग रहा होगा कितना, mg फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, किससे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर टी। एक टेंशन फोर्स क्या लग रहा होगा ऊपर की ओर टी। तो इसका क्या हो गया, एफबीडी हो गया। इसका क्या हो गया, एफबीडी हो गया। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, और कोई फोर्स और लग रहा है क्या? एक और टेंशन फोर्स तो आप छोड़ ही दिए, कौन सा टेंशन फोर्स छोड़ दिया? जो ऊपर से लगेगा नीचे की तरफ। ऊपर से जो नीचे लगेगा इस ब्लॉक पे लग रहा है क्या? एफबीडी क्या है, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है, एक बॉडी पे कितना सारा फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक बॉडी पे, इस बॉडी पे देखोगे तो इस बॉडी पे नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और इसी बॉडी पे ऊपर की ओर क्या लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है। ये जो टेंशन लग रहा है किस पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, थोड़ा टेंशन है, ये क्या लग रहा है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का अगर एफबीडी बनाओगे, इस पॉइंट का एफबीडी बनाओगे तब नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, और ऊपर के भी कुछ फोर्स लग रहा होगा जिससे हैंग कर रहा है, जिससे हैंग कर रहा है वहां पे कुछ लग रहा होगा, कुछ मान लेते फोर्स एफ, जिससे इसको फिक्स किया होगा ना, जिससे फिक्स किया होगे उस पे क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो एफबीडी कहने का मतलब क्या होता है कि किसी ब्लॉक पे आप एक ब्लॉक पकड़ोगे, उसको एज ए पॉइंट सिस्टम लोगे एंड उस पे लगने वाले सारे फोर्स आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे। वो क्या होता है, हमको एफबीडी होता है। हम इतने एफबीडी बनाएंगे, इतने एफबीडी बनाएंगे कि आपको बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट कि मान लो कि इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ब्लॉक इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है, इसका मास दे रखा है m। इसका अगर एफबीडी हम लोग ड्रॉ करना होगा, एफबीडी ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को क्या मानो आप, एक पॉइंट मास मानो। ठीक है, इस पे लगने वाले सारे फोर्स आपको बताने होंगे। ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या क्या लग रहा होगा, तो इसका अगर मास m है तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लगेगा, एक मास mg लगेगा, एक मास mg का। 1 मिनट होल्ड करना बस 10 सेकंड के लिए। हाँ हेलो, हाँ हेलो। हाँ, तो इस बॉडी का हम क्या बना रहे थे, एफबीडी बना रहे थे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे। फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब क्या होगा, इसको पॉइंट मास मान के इस पर लगने वाले सारे फोर्स हम लोग को दिखाना है। तो इसका मास अगर m है तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा,
नीचे की ओर mg लग रहा होगा। और एक क्या है, कॉन्टेक्ट के इस दोनों बीच में एक कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो क्या करेगा, इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। इस पे क्या होगा, दो ही तरह के फोर्स लग रहे हैं, नीचे की ओर mg और ऊपर की ओर नॉर्मल। इसका एफबीडी बन गया। सर ये प्लेन के परपेंडिकुलर पे होगा। हाँ, ये जो नॉर्मल फोर्स होगा ये क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एंड ये जो फोर्स होगा, क्या हो गया आज इतना क्यों फोन आ रहा है? हेलो, हाँ हाँ हाँ, पहुंच गए तो है आप, भाई बताया मेरे को। 4 नंबर फर्स्ट फ्लोर पे 4th नंबर। अरे यार, हाँ, एक के जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। जो सरफेस होता है नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और mg जो फोर्स होगा हमेशा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, इसी क्वेश्चन में ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इस ब्लॉक को हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू इस तरह से फिक्स कर दिया, एक स्ट्रिंग के थ्रू इस तरह से हम लोग फिक्स कर दिया। और इसका एफबीडी हम लोग बनाना है, एफबीडी कैसे बनेगा, तो अगेन क्या करेंगे, इस पर लगने वाले सारे फोर्स आप इसको देखोगे, ये हमारा क्या है, ब्लॉक है, तो नीचे की ओर तो क्या लगेगा, नीचे की ओर mg लगेगा। ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, और एक फोर्स क्या लगेगा, तो अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा, क्योंकि इसको स्ट्रिंग के थ्रू बांध के रखा है ना, यस स्ट्रिंग के सर। थ्रू बांध के रखा है। यहाँ पे एक टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, इस पे 3 तरह के फोर्स लगेंगे, टेंशन फोर्स, टीवी लगेगा। ठीक सर है, एन के अपोजिट में भी तो फोर्स लगेगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। इस ब्लॉक पे पूछ रहे हैं हम, इस ब्लॉक पे ये जो एन लगाएगा इस सरफेस पे लगाएगा ना, इंक्लाइंड पे लगाएगा। अगर आप इंक्लाइंड प्लेन का भी एफबीडी बनाना चाहते हो, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का एफबीडी बनाना चाहते हो, तो इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसके सर परपेंडिकुलर। मतलब आप सिर्फ ऑब्जेक्ट का ये बना रहे अभी हैं हम लोग क्या कर एफबीडी। रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं। अगर इंक्लाइंड प्लेन को भी देखोगे, इंक्लाइंड प्लेन पे एक नॉर्मल फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखोगे, इंक्लाइंड प्लेन जिस प्लेन पे रखा होगा उसका मान लो कि मास अगर कैपिटल एम है, तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, एक कैपिटल mg लग रहा होगा। और क्या होगा, मान लो जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो क्या कर रहा होगा, इस पे एक फोर्स एनडेस लगा रहा होगा। अगर आप इंक्लाइंड प्लेन का देखोगे, ठीक है, साथ में अगर बनाना चाहते हो, इंक्लाइंड प्लेन का भी बनाना चाहते हो, तो इंक्लाइंड प्लेन कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। इसको साफ से बना देते हैं हम, पूछ लियो तो बना देते हैं। हम लोग इसका बना रहे थे, ब्लॉक का बना रहे थे, अब साथ साथ मान लो कि इंक्लाइन प्लेन का भी बनाना चाहते हो, इस तरह से हमारा क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, मान लेते हैं इसका मास ये जो इस तरह से रखा हुआ है, बेज रखा हुआ है, सपोज इसका मास क्या है, m है, तो नीचे की ओर इस पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, कैपिटल mg लग रहा होगा। ठीक है, कैपिटल mg लग रहा होगा। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, इस पे नॉर्मल जो ये ब्लॉक लगा रहा होगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, ये जिस भी सरफेस पे रखा होगा वो क्या कर रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा, एन डैश। इसके बीच में जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा वो क्या कर रहा होगा, एंडेस बना रहा होगा। अगर आप सरफेस का एफबीडी बनाना चाहेंगे तो सरफेस पे क्या होगा, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, एंडेस। अगर सरफेस का एफबीडी बनाओगे तो एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा, एंडेस। ठीक है, कोई दिक्कत? सरफेस मतलब ग्राउंड। हाँ, ग्राउंड जिस सरफेस पे रखा हुआ है, तो ग्राउंड। सर जी नहीं लिख सकते हैं? अरे सरफेस पे कैसे जी लिखेगा, मतलब ये सरफेस इस ब्लॉक पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स तो ब्लॉक सरफेस पे लगाएगा। अगर ये सरफेस इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स एंडस लगा रहा है, ये ब्लॉक क्या करेगा, सरफेस पे एंडस का फोर्स नीचे की ओर लगाएगा। ठीक है, काहे कंफ्यूजन हो जा रहा है? जैसे मान लो कि एक और क्वेश्चन देते हैं, हम लोग बहुत सारे एफबीडी बनाएंगे, 50 के एफबीडी बनाएंगे, टेंशन मत लो, अपने आप सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये मान लो कि इस तरह से ब्लॉक है, ठीक है, एक पुल्ली के थ्रू यहाँ से एक और ब्लॉक इस तरह से टंगा हुआ है,
ठीक है, ये रखा हुआ है किसी सरफेस पे इस तरह से, ठीक है। ए ब्लॉक मान लेते हैं M1 है, ए ब्लॉक मान लेते हैं कि M2 है, ठीक है। अब M1 M2 का आपको एफबीडी बनाना है। ड्रॉ द एफबीडी ऑफ M1 एंड M2। अगर आप M1 का एफबीडी बनाओगे, अगर M1 का एफबीडी बनाओगे, कैसे बनाओगे, कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा M1 पे? M1 पे देखोगे तो इधर की ओर टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अरे यार, अब डोरबेल बजाइए ना, खोल देगा कोई ना कोई अंदर से। नहीं नहीं, अंदर तो नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे जस्ट सामने जो रूम दिख रहा है, येलो कलर का ग्रिल लगा हुआ। हाँ, उसी को डोर बजाइए। और मैं थोड़ा अभी काम कर रहा हूँ, तो अभी 15-20 मिनट तक बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप खोल दीजिए, हम क्लास ले रहे थे, बात नहीं कर पाऊंगा। सॉरी यार डिस्टरबेंस के लिए, कुछ काम था घर पे, काम करने के लिए किसी को बुलाए थे। क्या बोल रहे थे कि M1 और M2 का एफबीडी बनाना है। तो अगर आप M1 पे देखोगे तो M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स T लग रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक और स्ट्रिंग है, तो वो क्या कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहा होगा। सपोज दैट अलग स्ट्रिंग है, तो हम मान के चलते हैं अलग फोर्स लग रहा होगा T डैश। तो अगर आप देखोगे एफबीडी बनाओगे, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स T। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा T डैश। नीचे की ओर क्या लग रहा होगा इस पे, तो नीचे पे लग M1G। रहा होगा M1G, ठीक है। और एक किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो सरफेस क्या कर रहा होगा, इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, उसको मान लेते हैं N मान लेते हैं। तो इतना सारा फोर्स इस पे लग रहा है, इतना सारा फोर्स इस पे लग रहा है। एफबीडी हम लोग क्यों बना रहे हैं, ये समझना जरूरी है। एफबीडी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमको यहाँ पे इसका एक्सेशन निकालना या कुछ निकालना होगा। तो अगर इस पे लगने वाले सारे फोर्स पता चल जाएंगे हम लोग को, इस ब्लॉक का एक्सेशन भी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा। तो मेन तो फोर्स ही देखना है अपने को। अगर एक ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्स अगर निकाल लें, तो आराम से इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका एक्सेशन क्या होगा, कितने किस टाइम पे कितना वेलोसिटी होगा, सब कुछ निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग एफबीडी बना के इस पे लगने वाले सारे फोर्स को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। जब सारा फोर्स हम लोग एनालिसिस कर लेंगे, लिखना सीख जाएंगे, तब फिर इसके इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी तो बस हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे चीजें इस पे फोर्स लग रही है। उसी तरह से अगर हम लोग M2 का देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर M2 का देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो तो M2 पे सरफेस पे नीचे एक की ओर क्या लग टेंशन रहा होगा, M2G वेरी गुड, नीचे की ओर लग रहा होगा M2G। और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, टेंशन ऊपर की ओर टेंशन टेंशन फोर्स T लग रहा होगा। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इधर उधर, कहीं भी लग रहा है क्या, कहीं भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर टेंशन, नीचे की ओर M2G, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, एक इस तरह से बॉब रखा हुआ है जिसको एक स्ट्रिंग से इस तरह से टाइट किया हुआ है, ठीक है। एक स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉल को बांध के इस तरह से लटका दिया गया है। अब इसका एफबीडी बनाना है इस ब्लॉक का, इसका मास मान लो कि कैपिटल M है, इसका एफबीडी बनाना है। कैसे बनेगा, एक ब्लॉक ले लो, ठीक है। इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस ब्लॉक पे देखोगे तो नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, MMG कैपिटल M इंटू G। और क्या लग रहा होगा, सरफेस टेंशन एक टेंशन फोर्स क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये अगर मान लो कि एंगल थीटा है, तो ठीक है, ए वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना के इस तरह से फोर्स लग रहा होगा। यानी अगर यहाँ से देखेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। एक टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे टेंशन फोर्स। और क्या लग रहा होगा, ठीक है, इधर की ओर तो लग रहा है mg। अब क्या करेगा, ये दोनों सरफेस देखो, ये दोनों सरफेस क्या है, कांटेक्ट में है, और इस सरफेस क्या करेगा, इसको पुश करेगा, इधर की ओर पुश करेगा कि नहीं करेगा। अगर टेंशन का दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा t cos थीटा, इधर हो जाएगा t sin थीटा। तो t sin थीटा से क्या करेगा, जो गोल वाला ब्लॉक है क्या करेगा, सरफेस को पुश करेगा, ठीक है।
इस सरफेस को टी साइन है, तो सरफेस क्या करेगा, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सर टी साइन थीटा क्या बोल रहे थे? जैसे कि इसका अगर ब्रेक करते हो, ये ब्लॉक है, इधर की ओर क्या लग रहा था, इस पे टी लग रहा था, ठीक है। ये एंगल देखो तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा आपको दिया हुआ है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बड़ा बनाएंगे डायग्राम। यस सर। यस सर। अच्छा बस इतना वजह सोचो, इधर की ओर टी लगेगा, इधर की ओर नॉर्मल लगेगा, इधर की ओर एमजी लगेगा। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, क्योंकि इस सरफेस का कांटेक्ट में है तो ये क्या करेगा, इधर नॉर्मल लगाएगा, इधर की ओर टी लगाएगा, इधर की ओर एमजी लगाएगा। तीन ही तरह के फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब हम बता क्या रहे थे, तीन साइड थीटा cos थीटा क्या बोल रहे थे हम, बोले क्या, ये डायग्राम बना लेते हैं। इधर की ओर क्या लग रहा है आपको, टी लग रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर इसके कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मैथ्स में। ये दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट। ना वर्टिकली ना, अपोजिट तो ऐसा होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो है सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना, नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट शायद। इंटीरियर एंगल। हाँ। वेरी गुड, कुछ तो पढ़ के आया हो। ये एंगल लगा थीटा है तो एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टी कॉस थीटा। एंड इसको बोलेंगे हम लोग, इसके कंपोनेंट ब्रेक करते हो तो क्या आ जाएगा, ये टी साइन थीटा। ये जो ब्लॉक था, ये जो गोल वाला ब्लॉक था, एम्पलीफाई है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये जो टेंशन देखोगे तो ऊपर की ओर टी कॉस थीटा, इधर की ओर क्या है, टी साइन थीटा। तो इस सरफेस को क्या करेगा, टी साइन थीटा से क्या करेगा, पुश करेगा। हम बस इसलिए बताए थे ब्रेक करने के लिए, क्योंकि देखो नॉर्मल कब लगता है, जब एक सरफेस दूसरे को क्या कर रहा हो, पुश कर रहा हो। एक सरफेस क्या कर रहा है, दूसरे को पुश कर रहा हो। तो हम बस बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है, जो पुश कर रहा है फोर्स, वो कौन सा फोर्स है, तो टेंशन का जो कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। इसलिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। मान लो कोई पुशिंग फोर्स ही नहीं होता तो नॉर्मल लगता क्या? नहीं सर। बस वो बताने के लिए हम लोग ये बता रहे थे कंपोनेंट ब्रेक करके। मान लो कि ऐसा कुछ होता, इस तरह से एक ब्लॉक है, इसके बगल में मान लो कि ये है, इस तरह से रखे हो, इस तरह से टांग रखे हो, इस तरह से मान लो कि आप टांग रखे हो, तो कोई जरूर नॉर्मल लगेगा इधर को, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा? अरे बताओ, इस तरह से सरफेस रख रखे हैं, मान लो कि एक सरफेस ऐसा, एक सरफेस ऐसा है, और यहाँ से एक हैंग कर रखे हैं ब्लॉक को हम लोग सिंपली इस तरह से। अगर कांटेक्ट में होगा तो नॉर्मल लगेगा। क्या बताए, हम ऊपर एग्जांपल दिए थे ना, इस तरह से दो ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक क्या है, इस तरह से सिंपली जस्ट एक दूसरे को टच करके रखा हुआ है। तो इस दोनों के बीच में नॉर्मल कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यस क्यों? सर। क्योंकि यस। नॉर्मल कब तक नहीं आता, जब तक एक सरफेस दूसरे सरफेस को पुश ना करे। दो किताब को लो ऐसे पैरेलली, ठीक है, वर्टिकली करके रखो और जस्ट टच करके रखो, पुश मत करो। जस्ट टच करके रखोगे तो कोई भी नॉर्मल फोर्स उसके बीच में नहीं लग रहा होगा, कोई भी नॉर्मल फोर्स उसके बीच में नहीं लग रहा है। सिर्फ सरफेस को कांटेक्ट होने का मतलब नहीं है कि नॉर्मल रहेगा। जब तक सरफेस एक दूसरे को पुश ना करेगा, जब तक नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। इसको नॉर्मल रिएक्शन ही बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, जब सरफेस को क्या करते हैं हम लोग, पुश करते हैं। इसलिए बता रहे थे कि यहाँ पे जो पुशिंग वाला जो फोर्स है वो क्या है, टी साइन थीटा, जो इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। अगर मान लो सिंपल इस तरह से रखा रहेगा तो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ठीक है। तो कई कई बार सर चेक भी करना होता है कि नॉर्मल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सर हम लोग जो टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा में ब्रेक किए, उसको हम लोग नहीं दिखा सकते हैं बीडी में? एफबीडी में आपको हम लोग नेट फोर्स दिखा रहे हैं, हम लोग दिखाएंगे आगे। बेसिकली क्या है, या तो आप, हम लोग जो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, नीचे के बताता हूँ, जो हम लोग मान लो कि कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, मान लो कि ये ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे हम मान ले कि फोर्स लग रहा है टी, इस पे फोर्स लग रहा है टी, या तो ये फोर्स बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे हम लोग कि इधर की ओर टी कॉस थीटा और इधर की ओर टी साइन थीटा, इतना फोर्स लग रहा है। दोनों क्या है, सेम चीज है। या तो हम बोले कि इस पे जो लग रहा है फोर्स कितना लग रहा है, टी लग रहा है, या फिर बोल दे कि इस पे दो फोर्स लग रहा है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। ऐसा नहीं है कि टी भी ले लेना, टी कॉस थीटा भी ले लेना, टी साइन थीटा भी ले लेना, ठीक है। हम लोग एफबीडी में जरूर दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे भी, लेकिन जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है,
इस सब का जो देखोगे नेट फोर्स क्या लग रहा है, टी ही लग रहा है ना। नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो या तो आप टी दिखा दो या फिर इसको हटा के टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा दिखा दो, ठीक है। दोनों में से कोई एक दिखा दो। अगर हम लोग दिखाते भी है दोनों, तो हम लोग इसमें से एक ही फोर्स को कंसीडर करेंगे, या तो टी को कंसीडर करेंगे या फिर टी कॉस थीटा और साइन थीटा को कंबाइंड कंसीडर करेंगे, ठीक है। दोनों को मत ले लेना। ये बात समझ में आ सर रही? तो फ्री बॉडी डायग्राम में मेनली मतलब तीन ही चीज को मतलब रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तीन ही चीज को मतलब मतलब जैसे तीन तीन फोर्स तीन मतलब तीन फोर्स लगता है मेनली। तीन ही फोर्स क्यों लगेगा, बहुत तरह का फोर्स लग रहा है। इन जनरली क्या होता है, हम लोग जो पढ़ेंगे इन जनरली, इस पे स्प्रिंग फोर्स भी लग सकता है और हम्म। भी तरह के फोर्स लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीन फोर्स फिक्स है, 10 तरह के फोर्स लग सकते हैं, आगे चलेगा तो सीडो फोर्स भी लगेगा, ऐसा ओके कुछ सर। नहीं है। तीन फोर्स लगेगा, लेकिन हम लोग ज्यादातर डील करते हैं टेंशन फोर्स में, नॉर्मल फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स, एमजी फोर्स, वेट फोर्स, इसलिए तीन तीन फोर्स लग रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि तीन ही फोर्स लगेगा, ओके सर। ठीक है। मान लो कि इस पे इसके साइड एक और स्ट्रिंग इधर लगा देते, एक और फोर्स लगेगा। स्प्रिंग हम्म। लगाए तो अलग फोर्स लगेगा। इसको अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम में रख देंगे, तो ये चीज बताया था ना, एक्सीडो फोर्स लगता है। एक्सीडो फोर्स वाला कहानी बताया था ना, यस सर। ये क्या होगा, सीडो फोर्स भी लगेगा। वो सब चीज लगाएंगे आगे, टेंशन मत लो। अभी हम्म। तीन ही है तो तीन ही लगा रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से नॉर्मल फोर्स इधर की ओर लगेगा, ओके। अब आपको होमवर्क देते हैं। टाइम कितना हो गया, टाइम6 मिनट है। 6 मिनट बचा है। होमवर्क देते हैं आपको, एफबीडी सबका ड्रॉ करना होगा, यस सर। ठीक है। हम लोग काफी सारा ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। आप होमवर्क देता हूँ, आप क्या करना, घर पे ड्रॉ करना एफबीडी, पीडीएफ भेज देंगे। इस तरह से दो ब्लॉक रखा हुआ है। डायग्राम अच्छा नहीं बनता है तो आप स्फेरिकल स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। इसका मास m1 मान लो, इसका मास m2 मान लो। यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहाँ कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहाँ कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहाँ पे। इसका आपको एफबीडी बनाना होगा। ड्रॉ करके लाओगे। ये मान लेते m1 है, मान लेते हैं कि m2 है। सर ये होमवर्क है क्या? हाँ, ये मान ले m1 है, ये मान लो कि m2 है। इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। सबका m1 और m2 का क्या करना है आपको, एफबीडी बनाना है। m1 और m2 का क्या करना है आपको, एफबीडी बना रहा है। F4 से इसको पुश कर रहे हैं, इसका m1 है, एक क्या है m2 है, एफबीडी बनाना है आपको। इसको F4 से एंगल थीटा पे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। सारे सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस लेना, ठीक है। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। m1 है, एक क्या है m2 है। कहीं फ्रिक्शन अभी पड़े नहीं है तो कहीं भी फ्रिक्शन मत एज्यूम करने की कोशिश करना। सब जगह पे सरफेस क्या लोगे, स्मूथ लोगे। सारा बनाना है बीडी, तभी जाके सीखोगे। जितना क्वेश्चन देते हैं और जितना होमवर्क देते हैं, ट्राई किया करो सब सॉल्व हो जाए। ये मान लो कि m1 है, ये मान लो कि m2 है। ये एंगल ऑफ थीटा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि m3 है, ये मान लेते हैं कि m4 है। तो इसका एफबीडी बना के आप लाएंगे, ठीक है। इतना तो आपको यहाँ से हो गया एफबीडी, ठीक है। और आप अगर बुकलेट में देखोगे तो एक्सरसाइज 1 में देखोगे आप, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में देखोगे इंजीनियरिंग वाले, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले देखोगे तो एक्सरसाइज 1 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको एफबीडी बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको एफबीडी बनाना है, वहां से बनाओगे। और मेडिकल वाले, जो भी मेडिकल वाले होंगे, आप अपने एक्सरसाइज 1 में देखोगे तो एफबीडी करके टॉपिक दिया होगा, हमको क्वेश्चन नंबर नहीं पता।
एफबीडी करके टॉपिक दिया होगा, ठीक है, पहला एक्सरसाइज में, ठीक है, उसमें से एक एफबीडी में एक्सरसाइज सेम ही होगा, हो सकता है तो सेम होगा, नहीं तो अलग भी हो सकता है। अगर देखना एक्सरसाइज 1 में आपको एफबीडी करके सब टॉपिक दिया होगा, उसमें बहुत सारे डायग्राम दिए होंगे, उस सबका आप क्या करोगे, एफबीडी बना के लाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपको जो होमवर्क दिया है मोशन इन प्लेन में, ठीक है, मोशन इन प्लेन में बहुत सारा होमवर्क दे दिया है, तो ऐसा करना आप उसमें कम कर लो थोड़ा, ठीक है। 41 तक कर रखे थे, तो 41 से लेके 85 तक करना, ठीक है, ज्यादा मत करना। इंजीनियरिंग वाला एक्सरसाइज 2 में, ठीक है, 42 से लेके 50 तक करना। ट्राई करो, क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसमें? तो मोशन इन प्लेन में, 2D लिख देते हैं, ठीक है, मोशन इन प्लेन में जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, नहीं तो कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इतना होमवर्क आपका रहेगा, ठीक है। हम लोग फर्स्ट हाफ आवर में डिस्कस करेंगे सब चीजें, और जितना आप लोग भेज पाओगे मुझे, जैसे मोशन इन 2D का आप भेजते रहना मेरे को, ठीक है, सॉल्व करके मेरे को जो क्वेश्चन नहीं बनेगा भेजते रहना, मैं उसको सॉल्व करके पोस्ट करते रहूंगा, जब मेरे को टाइम मिलेगा करके पोस्ट कर दूंगा, ओके। और जो भी समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में पूछ लिया करना, नेक्स्ट क्लास में जो भी दिक्कत आएगा नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में पूछ लेना।